हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीके एडू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका तहे दिल से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, एक बार नए मोटिवेशन के साथ, एक नए जोश के साथ और एक नए उत्साह के साथ हम आज के इस सेशन का शुभारंभ करते हैं। और आज का जो हमारा ये टेस्ट सीरीज़ है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, यूपी तपलसी पेट एग्ज़ाम 2022, जो कि आपका एग्ज़ाम 15 से 16 अक्टूबर को होने वाला है। तो इसके अंतर्गत सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न जो आने वाले हैं, तो सभी प्रश्नों को हम एक व्यवस्थित ढंग से मैनेज करके हम आपके सामने लेकर आए हैं। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं और बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित है। तो इसलिए आप सभी लोग लास्ट तक हमारे आज के सेशन में बने रहेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। तो दोस्तों, कहते हैं कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या जिया, अगर है दम तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी को और बोल उस किस्मत को, अगर है दम तो मिटा कर दिखा। जी हाँ दोस्तों, चलिए आज के सेशन का हम लोग शुभारंभ करते हैं। अगर फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ में, और अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण है। ध्यान से देखेंगे और इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं। प्रश्न है, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया हुआ है? तो किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया हुआ है? अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद या फिर यजुर्वेद? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो अगर बात करी जाएगी बीमारियों का उपचार किस वेद में दिया हुआ है, तो बीमारियों का उपचार दोस्तों अथर्ववेद में दिया हुआ है। किस वेद में दिया हुआ है? तो बीमारियों का उपचार की अगर बात करी जाएगी तो बीमारियों का उपचार किस वेद में दिया हुआ है? अथर्ववेद में। किस में दिया हुआ है? अथर्ववेद में दिया हुआ। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जितने सारे लोग आज के सेशन से जुड़े हुए एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ में। तो अथर्ववेद की अगर बात करी जाएगी तो अथर्ववेद में बीमारियों का उपचार जादू टोना भूत प्रेत, इसमें और क्या आता है? जादू टोना, ध्यान रखेंगे, जादू टोना और भूत प्रेत को भगाने के मंत्र दिए हुए हैं। भूत प्रेत को भगाने के मंत्र दिए हुए हैं। और अगर बात करी जाएगी सामवेद, तो सामवेद का अर्थ क्या होता है? सामवेद का जो है, जो आपके गीत जो हैं यज्ञों के अवसरों पर गाए जाते हैं, तो यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले गीत और मंत्रों का उल्लेख इसमें है। यज्ञों के अवसरों पर गाए जाने वाले गीत मंत्रों का उल्लेख है। यज्ञों के अवसरों पर गाए जाने वाले गीत और मंत्रों का उल्लेख किसमें है? सामवेद में है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है, अहमदनगर किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया? तो अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया बताएंगे? रानी दुर्गावती, जीनत महल, चांद बीबी या फिर रजिया सुल्तान? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया? तो अहमदनगर की रानी थी चांद बीबी। क्या नाम था? चांद बीबी। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, चांद बीबी। चांद बीबी ने किसका विरोध किया? तो चांद बीबी ने अकबर का विरोध किया था, बादशाह अकबर का विरोध किया था। और अगर बात करी जाएगी चांद बीबी की, तो चांद बीबी जो है इनको चांद खातून के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चांद खातून। तो चांद खातून के नाम से कौन जानी जाती है? तो चांद खातून के नाम से, और साथ ही साथ में चांद सुल्ताना। चांद सुल्ताना के नाम से कौन जानी जाती हैं? तो चांद सुल्ताना के नाम से अहमदनगर की रानी चांद बीबी जानी जाती हैं। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना कब की? बताएंगे कमेंट सेक्शन में। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना कब की? 12वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में या फिर 15वीं शताब्दी में? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर बात करी जाएगी सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव के द्वारा कब करी गई है,
तो 15वीं शताब्दी में की गई है दोस्तों। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 15वीं शताब्दी। 15वीं शताब्दी में गुरु नानक देव ने की, अगर बात करी जाएगी गुरु नानक देव, इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी, ठीक है, सिख धर्म की स्थापना की थी। और सिख धर्म में जो है कितने गुरु हुए थे? 10 गुरु हुए थे, टोटल 10 गुरु हुए थे। किसमें? सिख धर्म में कितने गुरु हुए थे? 10 गुरु हुए थे। और अंतिम गुरु कौन थे? अंतिम गुरु गुरु नानक देव थे, ये ध्यान रखेंगे। अंतिम गुरु कौन थे? अंतिम गुरु गुरु नानक देव थे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली ने से किसने किया था? आपका क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध जो है अहमद शाह अब्दाली ने किसके साथ किया, या फिर अब्दाली से किसने युद्ध किया? मुगल, लोधी, मराठा या फिर खिलजी? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पानीपत का तीसरे युद्ध की अगर बात करी जाएगी तो ये कब हुआ? 1761 में हुआ दोस्तों, ध्यान रखेंगे 1761 में आपका ये युद्ध हुआ। तो अहमद शाह अब्दाली और किसके मध्य हुआ? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य यह युद्ध हुआ। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अहमद शाह अब्दाली की अगर बात करी जाएगी, अहमद शाह अब्दाली की बात करी जाएगी तो यह एक अफगानिस्तानी शासक था, ध्यान रखेंगे, अफगानिस्तानी शासक था, अफगानिस्तानी शासक था। और इस युद्ध में पराजय किसकी हुई? तो अहमद शाह अब्दाली जो है इसमें विजयी हुआ था, और मराठों की ही क्या हुई थी? पराजय। ध्यान रखेंगे किसकी पराजय हुई? मराठों की पराजय हुई, और अहमद शाह अब्दाली की इसमें विजय हुई थी। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस साम्राज्य की स्थापना हसनुगंगू ने की? बताएंगे किस साम्राज्य की स्थापना हसनुगंगू ने की? सभी लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जितने सारे लोग आज के सेशन से जुड़े हुए हैं। किस साम्राज्य की स्थापना हसनुगंगू ने की? विजयनगर, काकतीय, संगम या फिर बहमनी? तो हसनुगंगू ने किस साम्राज्य की स्थापना की? तो हसनुगंगू के द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना करी गई। किस साम्राज्य की? बहमनी। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब करी? 1347 में, 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक भारतीय नवजागृति का जनक किसे माना जाता है? बताएंगे आधुनिक भारतीय नवजागृति का जनक किसे माना जाता है? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे या फिर राजा राम मोहन राय? तो अगर बात करी जाएगी आधुनिक भारतीय नवजागृति का जनक किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और राजा राम मोहन राय को नवजागरण का दूत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवजागरण का दूत। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है कि नवजागरण का दूत किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और साथ ही साथ में इन्हें नए भारत का पैगंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नए भारत का पैगंबर, नए भारत का पैगंबर। तो नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिपाही विद्रोह 1857 में कहाँ पर हुआ था? बताएंगे सिपाही विद्रोह 1857 में कहाँ पर हुआ था? आगरा में, मेरठ में, लखनऊ में या फिर अलीगढ़ में? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो अगर बात करी जाएगी सिपाही विद्रोह की तो 1857 में ये मेरठ में हुआ। कहाँ पर हुआ? उत्तर प्रदेश के मेरठ में आपका सिपाही विद्रोह हुआ, इसे हम लोग ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका नाम भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से किसका नाम भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है? तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, अशफाक उल्लाह खान, रानी लक्ष्मीबाई? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। किसका नाम भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर है अशफाक उल्लाह खां। अशफाक उल्लाह खां का संबंध जो है आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है।
अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेज़ों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई कब शहीद हो गई? बताएंगे, अंग्रेज़ों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई कब शहीद हो गई? 1857, 1858, 1859 या फिर 1856? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो अगर बात करी जाएगी रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों से लड़ते हुए कब शहीद हो गई, तो ये 18 जून 1858 को शहीद हो गई। कब? डेट भी याद रखेंगे, 18 जून 1858, 18 जून 1858 को शहीद हो गई। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करी जाएगी रानी लक्ष्मीबाई की तो इनके पति का क्या नाम था? इनके पति का नाम क्या था? तो इनके पति का नाम था गंगाधर राव। क्या नाम था? ध्यान रखेंगे, इनके पति का नाम था गंगाधर राव। और अगर बात करी जाएगी रानी लक्ष्मीबाई तो इनके बचपन का नाम क्या था? तो मनु। ध्यान रखेंगे, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम था मनु। और इनके पुत्र का नाम क्या था? ध्यान रखेंगे, इनके पुत्र का नाम था दामोदर। दामोदर, दामोदर याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा छूट गया है, तो यहाँ पर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की है? बताएंगे, कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई है? ए.ओ. ह्यूम, व्योमेश चंद्र बनर्जी, मौलाना अब्दुल कलाम या फिर जॉर्ज यूले? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो अगर बात करी जाएगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा करी गई? ए.ओ. ह्यूम। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑक्टावियन ह्यूम। इन्हें क्या कहा जाता है? ऑक्टावियन ह्यूम। इनके द्वारा 28 दिसंबर 1885। तो सबसे खास बात है कब हुई, किस सन में हुई है? तो 1885 में हुई है दोस्तों। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है, इसे हम लोग देखेंगे। और अगर बात करी जाएगी व्योमेश चंद्र बनर्जी, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष हैं। क्या है? पहले अध्यक्ष हैं। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन है? तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अल्फांसो किस फसल की किस्म है? बताएंगे, अल्फांसो किस फसल की किस्म है? बताएंगे। आपके ऑप्शन है अंगूर, आम, केला या फिर सेब। तो अल्फांसो की अगर बात करी जाएगी तो ये आम की किस्म है। किसकी किस्म है? आम की सबसे विशेष किस्म है, इसे हम लोग ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में दूसरा कच्चे तेल का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दूसरा कच्चे तेल के उत्पादन का राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर गोवा? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो भारत में दूसरा कच्चे तेल का उत्पादक राज्य कौन सा है? एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जितने सारे लोग आज के सेशन से जुड़े हुए हैं एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। तो दूसरे कच्चे तेल का उत्पादक राज्य, सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखेंगे, जिस पर भारत का मानक समय आधारित है वह मेरिडियन कौन सा है? बताएंगे, जिस पर भारत का मानक समय आधारित है वह कौन सा मेरिडियन है? 81 सही 1/2 डिग्री, 82 सही 1/2 डिग्री, 84 सही 1/2 डिग्री या फिर 83 सही 1/2 डिग्री? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात करी जाएगी भारत का मानक समय जिस पर आधारित है वह मेरिडियन कौन सा है? 82 सही 1/2 डिग्री। ध्यान रखेंगे, 82 सही 1/2 डिग्री देशांतर पर भारत का मानक समय आधारित है। ठीक है, तो अगर बात करी जाएगी यह ग्रीनविच के टाइम से कितना आगे है? ठीक है, ध्यान रखेंगे, ग्रीनविच के टाइम से कितना आगे है, कई बार पूछा गया है। तो ग्रीनविच के टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। कितना? 5 घंटे 30 मिनट आगे है या फिर 5.30 घंटे आगे है? 5.30 घंटे आगे है, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। और ये जो है इसे भारतीय मानक समय का मेरिडियन कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 82 सही 1/2 डिग्री।
अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है काकापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है, बताएंगे। काकापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। काकापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक। सही आंसर क्या होगा एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो काकापारा परमाणु ऊर्जा जो स्टेशन है, काकापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। गुजरात के किस स्थान पर? तो गुजरात के सूरत में दोस्तों स्थित है। गुजरात के सूरत में आपका स्थित है काकापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन। और इसके क्षमता क्या है? तो इसकी क्षमता है 220 मेगावाट की क्षमता है, ध्यान रखेंगे 220 मेगावाट की इसकी क्षमता है। 220 मेगावाट की इसकी क्षमता है, ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है जो कि मणिपुर में स्थित है। कौन सी झील है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? लोकटक झील, पुलिकट झील, मारकाइबो झील या फिर चिल्का झील। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो उत्तर प्रदेश के मणिपुर में स्थित है झील आपकी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है लोकटक झील। कौन सी है? लोकटक झील है, ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई उस सेवा का क्या नाम है जो सामान्यतया सेवा केंद्र CSC पर उपलब्ध होती है। तो कौन सी सेवा है सामान्य सेवा केंद्र CSC पर उपलब्ध होती है और साथ ही साथ में तकनीकी तौर पर सक्षम प्लेटफॉर्म की सहायता से नागरिकों को कानूनी सेवा प्रदाताओं से जोड़ेगी। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? मददगार, टेलीला, डिजी यात्रा या फिर रेट्रोफिटमेंट। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात करी जाएगी कौन सी सेवा है जो कि सरकार के द्वारा दी जा रही है सामान्य सेवा केंद्र के द्वारा, जिसमें जो है नागरिकों को कानूनी सेवा प्रदाताओं से जोड़ेगा, तो इसका नाम है टेलीला। ध्यान रखेंगे टेलीला नाम है, तेलीला नहीं टेलीला है, सही कर लेंगे टेलीला है, ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में वस्तु सेवा कर GST की शुरुआत कब हुई, बताएंगे। GST की शुरुआत कब हुई फटाफट से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जितने सारे लोग आज के सेशन से जुड़े हुए एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। तो GST की शुरुआत कब से हुई है बताएंगे। तो GST की शुरुआत जो है 1 जुलाई 2017 से हुई है। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। GST को वस्तु एवं सेवा कर के नाम से जानते हैं। अगर बात करी जाएगी GST जो है ये आपका 2017 में लागू हुआ है। कब लागू हुआ? 2017 में लागू हुआ है। भारत के किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा? तो 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे जो है पारित किया गया है, ध्यान रखेंगे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पारित किया गया है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक RBI का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली, बंगलुरु, चेन्नई या फिर मुंबई। तो RBI का मुख्यालय कहाँ पर है बताएंगे फटाफट से सभी लोग कमेंट सेक्शन में। तो अगर बात करी जाएगी RBI की तो RBI का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है दोस्तों। काहे का मुख्यालय? RBI का। अगर बात करी जाएगी RBI का तो इसकी फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना 1934 के एक्ट से हुई है। किसके एक्ट से? 1934 के अधिनियम से इसकी स्थापना हुई। और साथ ही साथ डेट क्या है तो याद रखेंगे 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 इसकी डेट है, ध्यान रखेंगे। और इसका वर्तमान समय में जो है इसका वर्तमान समय में मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय इसका मुंबई में है, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो RBI के पहले गवर्नर कौन थे बताएंगे। RBI के पहले गवर्नर कौन थे? तो पहले गवर्नर थे सर ओसबॉर्न स्मिथ। सर ओसबॉर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे, प्रथम गवर्नर थे, प्रथम
गवर्नर थे, ध्यान रखेंगे। अगर बात करी जाएगी वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो याद रखेंगे शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। अगर बात करी जाएगी आरबीआई की, तो आरबीआई की अगर बात करी जाएगी तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1949 लिख लेंगे। 1949 में इसका क्या हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ, राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन हुआ। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बिटकॉइन, डीएसएच, मोनरो और जेड कैश जैसी क्रिप्टो मुद्राओं का उपयोग करके परियोजनाओं के लिए धन एकत्रित करने के अधिनियमित साधनों को क्या नाम दिया गया है। एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, ध्यान से सुनेंगे और इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बिटकॉइन, डीएसएच, मोनरो और जेड कैश जैसी क्रिप्टो मुद्राओं का उपयोग करके परियोजनाओं के लिए धन एकत्रित करने के अनियमित साधनों को क्या नाम दिया गया है। इन डिजी करेंसी, क्रिप्टो करेंसी ऑफरिंग, या फिर इनिशियल काइन ऑफरिंग, या फिर डिजी काइन ऑफरिंग। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनिशियल काइन ऑफरिंग, ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताएंगे। केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। कृषि एवं सिंचाई, पशुपालन, कोयला और नवीनीकरण, या फिर डिजी काइन ऑफरिंग। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जितने सारे लोग आज के सेशन से जुड़े हुए हैं एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में आज के सेशन को आप सभी को शेयर करना है। तो फटाफट से इसका सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगर बात करी जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है कृषि एवं सिंचाई, ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएंगे, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। सभी लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएंगे। तो भारत का पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की अगर बात करी जाएगी तो कौन थे, आर के त्रिवेदी। ध्यान से देखेंगे, आर के त्रिवेदी, टी एस शेषन, या फिर कल्याण सुंदरम, या फिर सुकुमार सेन। सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो अगर बात करी जाएगी भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन। ध्यान रखेंगे सुकुमार सेन। और सुकुमार सेन ये जो है 1950 से इन्होंने 1958 तक कार्य किया। ठीक है, मुख्य चुनाव के रूप में 1950 से 1958 तक कार्य किया। और साथ ही साथ में इन्हें 1994 में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। कौन सा अवार्ड, 1994, ध्यान रखेंगे कौन सा, 1994 में इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला, पद्म भूषण। अगर बात करी जाएगी पद्म भूषण की, तो पद्म भूषण जो है भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान है, इसे ध्यान रखेंगे। तीसरा सर्वोच्च सम्मान, तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है, ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है, केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्रालय MOPA ने संसद में ई संसद और राज्य विधानसभा में ई विधान से आगे बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताएंगे। डिजिटल करने और उसके कार्य को बहस और चर्चा रहित बनाने के लिए, डिजिटल करने और उसके कार्य को गैर पारदर्शी बनाने के लिए, डिजिटल करने और उसके कार्य को कागज रहित बनाने के लिए, लास्ट ऑप्शन है आपका डिजिटल करने और उसके कार्य को आसान बनाने के लिए। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसका सही आंसर क्या होगा, तो अगर बात करी जाएगी केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्रालय ने संसद में ई संसद और राज्य विधानसभा में ई विधान से आगे बढ़ाने का प्रस्ताव किया, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है क्या है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है डिजिटल करने और उसके कार्य को कागज रहित बनाने के लिए इसे किया गया है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का ध्यान से सुनेंगे, दक्षिण भारत का पहला और देश का 8वां न्यायालय कौन सा है जिसमें ई कोर्ट भुगतान की सुविधा की गई है। तो दक्षिण भारत का पहला और देश का 8वां न्यायालय कौन सा है जहां पर ई कोर्ट भुगतान की सुविधा की गई है। कर्नाटक उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, कोयला और नवीनीकरण ऊर्जा, या फिर बिजली। इसमें सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे।
सही आंसर क्या होगा बताएंगे। तो अगर इसमें न्यायालय की नाम की बात करी जाएगी तो इसमें केवल 2 ही न्यायालय का नाम है, तो हमारा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? मद्रास उच्च न्यायालय। तो मद्रास उच्च न्यायालय में ई कोर्ट भुगतान की सुविधा जो है करी गई है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या है बताएंगे। भारत का अटॉर्नी जनरल, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का उपराष्ट्रपति या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। लेकिन अगर बात करी जाएगी राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। किसे? उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है, ध्यान रखेंगे। और सबसे खास बात यह है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसके पद से हटाया भी जा सकता है। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान के किस भाग के तहत गोपनीयता अधिकार का उल्लेख किया गया है? भारत के किस भाग के तहत, भारतीय संविधान के किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? भाग 4, भाग 1 या फिर भाग 3 या फिर भाग 2। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो अगर बात करी जाएगी गोपनीयता का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार इसे राइट टू प्राइवेसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी अधिकार जो है किस भाग के अंतर्गत आता है? तो ये भाग 3 के अंतर्गत आता है, इसे हम लोग ध्यान रखेंगे। और गोपनीयता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ये आपका अनुच्छेद 21 के तहत है। 21 के तहत है, अनुच्छेद 21 के तहत कि कोई भी व्यक्ति जो है इसके तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है एक स्वाभाविक अंग है। कोई भी किसी की प्राइवेसी के साथ हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो भाग 3 है, इसे हम लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, एक धातु के पतले तार में खींचे जाने की क्षमता क्या कहलाती है? एक धातु के पतले तार में खींचे जाने की क्षमता क्या कहलाती है बताएंगे। आघात वर्धनीयता, तन्यता, ध्वन्यात्मक या फिर चालकता। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो किसी ठोस पदार्थ से अगर है, कोई ठोस पदार्थ है या फिर किसी भी चीज़ पर ज़्यादा जोर लगाकर खींचकर जो उसका आकार बदलने की क्षमता जो होती है वही इसमें आपका लागू होगा। तो इसमें कहा गया किसी भी तार को खींचकर अगर उसे तार में परिवर्तित किया जाता है तो इसमें वह क्या कहलाएगा? तो वह क्षमता क्या कहलाएगी? तन्यता कहलाएगी। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तन्यता। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। नेत्र की अनुकूल शक्ति सामान्यतया आयु बढ़ने के साथ घट जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? तो नेत्र की अनुकूल शक्ति सामान्यतया आयु बढ़ने के साथ घट जाती है, इसे क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दृष्टि वैषम्य या फिर जरा दूरदर्शिता। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आयु के बढ़ने के साथ साथ में इंसान की जो नेत्र की अनुकूलन शक्ति है वह घटती रहती है। यह जरा दूरदर्शिता कहलाती है। क्या कहलाती है? जरा दूरदर्शिता। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अति चालकता हेतु वांछित निम्न तापमान प्राप्त करने के लिए क्रायोस्कोपी में प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है बताएंगे। आर्गन, नियान, क्रिप्टान या फिर हीलियम। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सभी दोस्त बताएंगे सही आंसर क्या होगा। ये अति चालकता हेतु वांछित निम्न तापमान प्राप्त करने के लिए क्रायोस्कोपी में प्रयुक्त होता है। तो क्या प्रयुक्त होता है? हीलियम दोस्तों प्रयुक्त होता है। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, हीलियम। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक संवर्धन जीवाणु की संख्या प्रतिवर्ष दोगुनी हो जाती है यदि मूल रूप से संवर्धन 30 जीवाणु उपस्थित थे तो चौथे वर्ष के अंत में कितने जीवाणु होंगे? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चौथे घंटे के अंत में कितने जीवाणु उपस्थित होंगे? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जितने सारे लोग आज के सेशन से जुड़े हुए हैं सभी लोग बताएंगे। तो चौथे घंटे कितने हो जाएंगे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यदि इसमें लिखा है जीवाणुओं की संख्या प्रति घंटे में दोगुनी हो जाती है, तो दोगुनी हो जाती है तो कितने हो जाएंगे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 480। क्या हो जाएगा? 480 हो जाएगा। चौथे घंटे के अंतर्गत कितने हो जाएंगे? 480 जीवाणु उपस्थित होंगे। अगला प्रश्न क्या है, उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रति अम्लों का घटक कौन सा है? प्रति अम्लों का घटक कौन सा है? Na2CO3 इंटू 10H2O या फिर NaHCO3 या फिर NH4Cl। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। प्रति अम्लों का घटक कौन सा है? तो प्रति अम्लों का मुख्य घटक आपका कौन सा है? NaHCO3। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, NaHCO3 है। अगर बात करी जाएगी NaHCO3, इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? बेकिंग सोडा के नाम से इसे हम जानते हैं। बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा, ध्यान रखेंगे। बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा, ध्यान रखेंगे। बेकिंग सोडा खाने का सोडा इसे कहते हैं। और इसका पूरा नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ध्यान रखेंगे क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका नाम है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में चाय श्रमिकों के लिए एक विशेष योजना मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प की शुरुआत की गई है? तो बताएंगे किस राज्य में मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना स्टार्ट करी गई है? असम, त्रिपुरा, केरल या फिर मेघालय। सही आंसर क्या होगा? एक बार सभी लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। तो अगर बात करी जाएगी किस राज्य ने चाय श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना स्टार्ट की है, तो किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जितने सारे लोग आज के सेशन से जुड़े हुए हैं एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। दोस्तों सभी को आज के सेशन को शेयर करना है। तो त्रिपुरा सरकार के द्वारा, किस सरकार के द्वारा? त्रिपुरा सरकार के द्वारा आपका मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प जो है स्टार्ट किया गया है। किसके द्वारा? त्रिपुरा सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो है क्वेश्चन, उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है ध्यान से देखेंगे। महिला विश्व कप 2022 में निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट में 250 विकेट लेकर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो महिला विश्व कप 2022 में से निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट में 250 विकेट लेकर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है? फटाफट से इसका सही आंसर जो है आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। जितने सारे लोग जुड़े हुए एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। तो अगर बात करी जाएगी महिला विश्व कप 2022 में निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट में 250 विकेट लेकर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो किसके द्वारा बनाया गया? झूलन गोस्वामी के द्वारा बनाया गया। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, झूलन गोस्वामी। नाम याद रखेंगे, झूलन गोस्वामी। इन्होंने 250 विकेट लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, झूलन गोस्वामी। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 तक की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में संचालित विशेष आर्थिकी क्षेत्र की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 8 है, 12 है, 14 है या फिर 9 है। तो अगर बात करी जाएगी विशेष आर्थिकी क्षेत्र, तो इसकी संख्या कितनी है? तो विशेष आर्थिकी क्षेत्र की संख्या की अगर बात करी जाएगी तो वर्तमान समय में 14 है। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN द्वारा जारी की गई विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? फटाफट से सभी लोग बताएंगे। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक है? बताएंगे। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की 2022 में कौन सी रैंक है? 136वीं रैंक है। अगर बात करी जाएगी पहली रैंक किसकी है, तो पहली रैंक किस देश की है? फिनलैंड की है। किसकी है? फिनलैंड की पहली रैंक है। अगर बात की जाएगी लास्ट रैंक किसकी है, तो लास्ट रैंक 146वीं है अफगानिस्तान की। और टोटल इसमें कितने देशों ने भाग लिया? 146 देशों ने भाग लिया दोस्तों। तो अफगानिस्तान इसमें लास्ट पोजीशन पे है और 146 देशों ने इसमें भाग लिया है। भारत की कौन सी रैंक है? तो भारत की 136वीं रैंक है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ पर किया गया?
बताएंगे फरवरी 2022 में शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ पर किया गया? बीजिंग में, नई दिल्ली में, ओस्लो में या फिर रियो डी जेनेरियो में? रियो डी जेनेरियो में। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो फरवरी 2022 में शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ पर किया गया? बीजिंग में किया गया। बीजिंग आपका कहाँ पर पड़ता है? चाइना में पड़ता है दोस्तों, चाइना में आपका बीजिंग पड़ता है। बीजिंग चाइना की क्या है? राजधानी है। और चाइना की अगर मुद्रा की बात करी जाएगी तो एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, चाइना की मुद्रा क्या है? तो रेमनबी दोस्तों, रेमनबी कहाँ की मुद्रा है? चाइना की मुद्रा है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। शी जिनपिंग इसके राष्ट्रपति हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य सिंगल विंडो क्लियरनेस सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना? तो सिंगल विंडो क्लियरनेस सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? ऑप्शन ए है आपका दिल्ली, ऑप्शन बी है दमन दीव, और ऑप्शन सी है लक्षद्वीप, और डी है जम्मू कश्मीर। सही आंसर क्या होगा एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, जितने सारे लोग आज के सेशन से जुड़े हुए हैं। तो अगर बात करी जाएगी सिंगल विंडो सिस्टम किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की बात करी जाएगी तो वर्तमान समय में यूटी है, और इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है श्रीनगर। क्या है? श्रीनगर इसकी राजधानी है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है? तो दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में तंबाकू छोड़ो ऐप किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, ऑप्शन बी है यूनिसेफ, ऑप्शन सी है विश्व व्यापार संगठन, या फिर ऑप्शन डी है संयुक्त राष्ट्र विकास कोष। सही आंसर क्या होगा एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, जितने सारे लोग आज के सेशन से जुड़े हुए हैं। तो अगर बात करी जाएगी किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया गया, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगर बात करी जाएगी विश्व स्वास्थ्य संगठन की तो 7 अप्रैल, ध्यान रखेंगे डेट, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत में डिस्को संगीत को लोकप्रिय बनाने वाले किस गायक संगीतकार का 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? बताएंगे। भारत के डिस्को संगीतकार लोकप्रिय बनाने वाले, या फिर भारत में डिस्को संगीत को लोकप्रिय बनाने वाले किस गायक संगीतकार का 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? ऑप्शन है राहुल बजाज, बप्पी लहरी, प्रवीण कुमार सोनती, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े हुए एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे आज के सेशन को। एक बार सभी लोग लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो अगर बात करी जाएगी कौन से डिस्को संगीत को लोकप्रिय बनाने वाले गायक और संगीतकार थे, तो इसका सही आंसर है बप्पी लहरी। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बप्पी लहरी, बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2021-22 में क्रिप्टो करेंसी पर होने वाली आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2021-22 में क्रिप्टो करेंसी पर होने वाली आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है 11%, 21%, 30% या फिर 42%। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो इसका सही आंसर है क्रिप्टो करेंसी पर कितने परसेंट का टैक्स लगेगा? 30% का। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों, सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। खेल नर्सरी योजना 2022-23 का शुभारंभ किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? बताएंगे। खेल नर्सरी योजना 2022-23 का शुभारंभ किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? एक बार सभी लोग इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में अवश्य देंगे। तो अगर बात की जाएगी खेल नर्सरी योजना, तो इसका शुभारंभ जो है किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, फटाफट से सभी प्रश्न का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी आयरलैंड की राजधानी है? बताएंगे निम्न में से कौन सी आयरलैंड की राजधानी है? सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। निम्न में से कौन सी आयरलैंड की राजधानी है? न्यूपोर्ट, डबलिन, एडिनबर्ग या फिर महाराष्ट्र? सही आंसर क्या होगा, एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो अगर बात करी जाएगी आयरलैंड की राजधानी क्या है, तो आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन। अगर बात करी जाएगी इसकी मुद्रा की, तो आयरलैंड की मुद्रा क्या है? यूरो। दोस्तों ध्यान रखेंगे, आयरलैंड की मुद्रा क्या है? यूरो है आयरलैंड की मुद्रा। अगला प्रश्न क्या है, उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन से जुड़े निम्नलिखित में से कार्यकर्ताओं में किसे रेमन मैग्सेस पुरस्कार मिला है? या फिर चिपको आंदोलन से जुड़े निम्नलिखित कार्यकर्ताओं में से कौन रेमन मैग्सेस पुरस्कार का विजेता है? सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा या फिर अमृता देवी? सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो कौन रेमन मैग्सेस पुरस्कार का विजेता है? चंडी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करी जाएगी चिपको आंदोलन की, तो चिपको आंदोलन जो है किससे संबंधित है? तो पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित है चिपको आंदोलन। यह जो है आंदोलन किसके लिए चलाया जाता है? तो वृक्षों की सुरक्षा के लिए। वृक्षों की सुरक्षा के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो वृक्षों की सुरक्षा के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया, और वृक्षों को काटने से बचाने के लिए। अगला प्रश्न क्या है, उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अरुण शौरी निम्न में से किस पुस्तक के लेखक हैं? बताएंगे अरुण शौरी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर है अनीता ग्रेट्स बेल। अनीता ग्रेट्स बेल इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है, ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट से बताएंगे, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च, 22 अप्रैल, 3 जून या फिर 11 अगस्त? सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जितने सारे लोग आज के सेशन से जुड़े हुए हैं एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। आप सभी को बताना है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस की अगर बात करी जाएगी तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यूएफओ मूवीज इंडिया की फिल्म ऑन व्हील अवधारणा को क्या कहा जाता है? ई सिनेमा, ई टाकिज, कारवा टाकिज या फिर कारवा सिनेमा? सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो यूएफओ मूवीज इंडिया के द्वारा फिल्म ऑन व्हील अवधारणा को क्या कहा जाता है? कारवा टाकिज। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला प्रश्न है, एस.वी. सुनील कुमार निम्न में से किस खेल से संबंधित है? एस.वी. सुनील कुमार निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट या फिर हॉकी? तो एस.वी. सुनील कुमार किस खेल से संबंधित है? बताएंगे कमेंट सेक्शन में। एस.वी. सुनील कुमार किस खेल से संबंधित है? तो एस.वी. सुनील कुमार हॉकी खेल से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, हॉकी खेल के से संबंधित है। और अगर बात की जाएगी एस.वी. सुनील कुमार की, ध्यान रखेंगे एस.वी. सुनील कुमार। तो एस.वी. सुनील कुमार की अगर बात करी जाएगी तो इन्होंने 2014 के कॉमनवेल्थ गेम में कौन सा पदक जीता था? तो इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में रजत पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था? रजत पदक जीता था, ध्यान रखेंगे, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे और आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्षा कौन बनी थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्षा कौन बनी थी? बताएंगे अमृता प्रीतम, जयंती पटनायक, डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी, चोकिल अय्यर? तो सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो जयंती पटनायक एकदम करेक्ट आंसर है। अगर बात करी जाएगी डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी की, तो ये भारत की पहली महिला सर्जन है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार के द्वारा ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया है? तो भारत सरकार के द्वारा ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया है? सन 2002, 2010, 2005 या फिर 2000? तो अगर बात करी जाएगी ध्यानचंद पुरस्कार की, तो ध्यानचंद पुरस्कार है इसलिए हम लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है दोस्तों। ध्यानचंद पुरस्कार है तो इसे ध्यान से देखेंगे। सन 2000 से आपका ध्यानचंद पुरस्कार जो है स्टार्ट किया गया है। इसके अंतर्गत विजेताओं को 5 लाख रुपए की
धनराशि प्रदान की जाती है, 5 लाख रुपए की नगद धनराशि प्रदान की जाती है, इसे ध्यान रखेंगे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करेंगे और साथ ही साथ में सभी दोस्तों को शेयर करेंगे। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है, बताएंगे। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है ग्रैमी अवार्ड, पुलित्जर अवार्ड, नवलेखन अवार्ड या फिर अर्जुन अवार्ड। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे लोग आज के सेशन से जुड़े हुए हैं। तो अगर बात करी जाएगी साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला अवार्ड कौन सा है, पुलित्जर अवार्ड। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह साहित्य के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है और यह यूएसए में किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है, यूएसए के किस विद्यालय के द्वारा, कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाता है। किस विश्वविद्यालय के द्वारा, कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा यह दिया जाता है, कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाता। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फुटबॉल से संबंधित है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फुटबॉल से संबंधित है, बताएंगे। ड्रिबल, नाइट वॉचमैन, दूसरा या फिर गुगली। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो अगर बात करी जाएगी इसमें से कौन सा शब्द जो है फुटबॉल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित शब्द है ड्रिबल। ध्यान रखेंगे कौन सा शब्द है, ड्रिबल आपका फुटबॉल से संबंधित है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और फुटबॉल से संबंधित कुछ अन्य शब्दावली है उनको ध्यान देंगे। फुल हो गया, जैसे हाफ हो गया, ड्रिबल हो गया, साथ ही साथ में आपका बैक हो गया, कौन सा बैक, और आपका पेनाल्टी। तो पेनाल्टी भी आपका किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। और साथ ही साथ में किक और थ्रो इन, ये दो शब्द और हैं, याद रखेंगे, किक और थ्रो इन। तो ये शब्द किस खेल से संबंधित है, तो ये शब्द आपके फुटबॉल से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये हमारे इस सेशन का आज का लास्ट क्वेश्चन था, तो इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिदिन शाम को 8 बजे हमारी लाइव क्लास से जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। प्रतिदिन 8 बजे आपको, जब तक आपका यूपी तपस्वी पेट का एग्ज़ाम है होना है 15 अक्टूबर तक, तब तक आपकी रेगुलर क्लासेज यूपी तपस्वी पेट एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए आती रहेंगी। प्रैक्टिस सेट बहुत सारे हम आपके लिए लाते रहेंगे इसी तरीके से। तो आप सभी लोग लास्ट तक बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में बस यही कहना चाहता हूँ कि रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप डट कर अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, खुद को तैयार करेंगे, तो आप निश्चित ही सफल होंगे। तो हमारे साथ निश्चित तौर पर सफलता के लिए हमारे साथ बने रहेंगे।